नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। एक बार में 3 तलाक को अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक आज राज्यसभा के एजेंडे में। सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील। कांग्रेस लेगी विपक्षी दलों की राय। लोकसभा से पारित हो चुका है बिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्ती के बाद हरकत पाकिस्तान। आतंकी हाफिज सईद के 2 संगठनों के चंदा लेने पर लगाई रोक। पाकिस्तान को लेकर सही साबित हुआ भारत का रवैया। नए साल में ग्राहकों के लिए राहत की खबर। डेबिट कार्ड और भीम ऐप से 2000 रुपए तक भुगतान पर छूट लागू। एसबीआई ने होम लोन घटाकर 8.95% से किया 8.65%। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके। दिल्ली में पारा 6 डिग्री के नीचे। कोहरे के चलते सड़क, रेल और वायु यातायात बाधित। 6 उड़ानें और 21 ट्रेनें रद्द। विदर्भ ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। फाइनल में दिल्ली को 9 विकेट से हराया। टाटा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में रामकुमार रामनाथन, दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी मारिन सिलिच से होगी भिड़ंत। दिन के अवकाश के बाद आज संसद की कार्यवाही फिर शुरू हो रही है। राज्यसभा में आज जिन विधेयकों को सदन में लाया जाएगा उनमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2017, नाबार्ड से जुड़े संशोधन विधेयक के अलावा 3 तलाक से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। 3 तलाक से जुड़ा विधेयक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद चर्चा के लिए आज पेश करेंगे। प्रस्तावित विधेयक में एक बार में 3 तलाक देने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत किसी भी तरह से दिया गया एक बार में 3 तलाक बोलकर या लिखकर या ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप वगैरह के जरिए गैर कानूनी और अमान्य होगा और पति को 3 साल तक जेल की सजा हो सकती है। गुरुवार को इस बिल को लोकसभा से मंजूरी मिली थी। केंद्र सरकार ने राज्यसभा से भी इस बिल को पारित कराने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। इस बीच कांग्रेस ने इस विधेयक पर सहयोगी दलों के साथ आने की रणनीति पर चर्चा करने की बात कही है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के एजेंडे में 5 अहम विधेयक हैं। सरकार की कोशिश सदन में लंबित विधेयकों को पारित कराने की होगी। सदन में आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े पत्र पेश किए जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र को खत्म होने में अब महज 4 दिन बाकी हैं। ऐसे में सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा विधेयकों को पारित कराने की होगी। इस बीच बीजेपी ने व्हिप जारी करके सभी सांसदों को मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपना रुख साफ किया है। विदेश मंत्रालय से संबंधित संसद की सलाहकार समिति की बैठक में सुषमा स्वराज ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद और गोलीबारी बंद नहीं कर देता के साथ किसी भी द्विपक्षीय सीरीज की संभावना नहीं है। सुषमा स्वराज न्यूट्रल वेन्यू पर द्विपक्षीय सीरीज से जुड़े सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने साफ किया कि क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी सीरीज 2012-13 के दौरान खेली गई थी। विदेश मंत्री ने भारत में पाकिस्तान के राजदूत के साथ अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया। सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि उन्होंने पाकिस्तान के सामने 70 साल की उम्र से ज्यादा के कैदियों या महिलाओं या दिमागी रूप से बीमार लोगों को मानवीय आधार पर छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका की चेतावनी का असर दिखने लगा है। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी हाफिज सईद के संगठन जमात उद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के चंदे पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने यह कार्रवाई अमेरिका समेत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते यह कदम उठाया है। पाकिस्तान ने उन सभी संगठनों की चैरिटी जुटाने पर रोक लगा दी है जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से बैन लगाया गया है। इस सूची में लश्कर-ए-तैयबा, पासबान-ए-अहद हदीस और पासबान-कश्मीर जैसे संगठन शामिल हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर इन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी के साथ कल बैठक की। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के बयान की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने विदेश नीति पर भी चर्चा की। इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट पर जल्द जवाब देंगे और दुनिया को सच्चाई बताएंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि वो पिछले 15 साल में अमेरिका से जो सहायता मिली है उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक करने को तैयार है। वहीं पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इस्लामाबाद ने गहरी नाराजगी जताई है और पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत को समन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। इससे पहले अमेरिका ने सोमवार को पाकिस्तान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी दी थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने बीते 15 साल में पाकिस्तान की जो मदद की वो बेवकूफ़ी भरा फैसला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी नेताओं को मूर्ख समझता है। उन्होंने पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। एक ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान ने बदले में अमेरिका को झूठ और धोखा दिया है जिसे और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ट्रंप प्रशासन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर असंतुष्ट है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान को दी जाने वाली 25 करोड़ 50 लाख डॉलर की सहायता राशि रोकने पर विचार कर रही है। तो आतंकवाद है, इसे आतंकवाद की तरह ही निपटना है। और आज यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने जो निर्णय लिया है, इससे भारत का दृष्टिकोण, भारत का मौकिफ और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीति और अप्रोच पूरी तरह विंडिकेट होती है। विजय केशव गोखले देश के नए विदेश सचिव होंगे। वो एस जयशंकर की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 28 जनवरी को पूरा हो रहा है। 1981 बैच के IFS अधिकारी विजय गोखले चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं। विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर वो कई देशों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अभी वो विदेश मंत्रालय में सचिव आर्थिक संबंध के पद पर काम कर रहे हैं। सरकारी आदेश के मुताबिक गोखले का इस पद पर कार्यकाल 2 साल का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए करने की सलाह दी है। उन्होंने न्यू इंडिया के लिए विज्ञान और तकनीकी शोध पर ध्यान देने की जरूरत बताई है। प्रधानमंत्री कल कोलकाता में भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस के जयंती समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों में विज्ञान के प्रति प्यार पैदा किया जाना चाहिए। उन्होंने भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक संवाद पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भौतिक वैज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं जयंती समारोह में आविष्कार और शोध के जरिए लोगों की जिंदगी आसान बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों के अनुसंधान और तकनीक का फायदा गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जब हमारे वैज्ञानिक प्रयोगों का आधार हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा, तो आपको फाइनल आउटकम अपना लक्ष्य तय करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। सरकार इसमें पूरी मदद भी कर रही है। उन्होंने न्यू इंडिया बनाने के लिए विज्ञान और तकनीक से जुड़े लोगों को नवाचार और शोध पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। उन्होंने छात्रों को विज्ञान से जोड़ने पर भी जोर दिया। अगर हर वैज्ञानिक सिर्फ एक बच्चे की साइंस की पढ़ाई, रिसर्च के प्रति उसका रुझान बढ़ाने के लिए अपना थोड़ा समय देने लगे, तो देश में लाखों छात्रों का भविष्य बन सकता है। विज्ञान का, रिसर्च का उज्जवल भविष्य तैयार हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने विज्ञान के जरिए कुपोषण, प्रदूषण और बीमारियों का इलाज ढूंढने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक संस्थाएं रोजगार पैदा करने और गांवों की जरूरतों पर ध्यान दें। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने, नई टेक्नोलॉजी को गांव तक पहुंचाने में आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वांटम भौतिकी को नई दिशा देने वाले भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ। सत्येंद्र नाथ बोस क्वांटम मैकेनिक्स के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने प्लांक के विकिरण नियम की गलतियों में सुधार किया। सत्येंद्र नाथ बोस ने नए नियमों की खोज की, जिसे बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। परमाणु कणों के 2 प्रकार में से एक का नाम डॉक्टर एस.एन. बोस के नाम पर बोसॉन रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में अक्षरों को ईश्वर की तरह पूजा जाता है। उन्होंने कल विजयवाड़ा पुस्तक मेले के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा के प्रसार के लिए आंध्र सरकार को बधाई भी दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को 29वें विजयवाड़ा पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि वेदों में अक्षरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति में किताबों और साहित्य को कितना महत्व दिया गया है। అక్షరం అనేది పుట్టిన తర్వాత అది ఏ దారిని వెతుక్కుంటూ ఎక్కడ ప్రవహిస్తుందో, ఎవరి జ్ఞానాన్ని పంచి ఇస్తుందో, పెంచిస్తుందో, వర్ధిల్లుతుందో, ఎన్ని మార్పులకు దారితీస్తుందో అది మనం చెప్పలేం। అందుకే అక్షరానికి మనం దైవ స్థానాన్ని ఇచ్చాం। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा और संगीत जैसे कला के माध्यमों से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने देश के विकास के लिए एकजुट रहने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने तेलुगु भाषा के प्रसार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को बधाई भी दी। విజయవాడకు తిరిగి మళ్ళా పునర్వైభవం వచ్చేటికి అవకాశం కూడా ఉంది। ముఖ్యమంత్రి గారు అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ పుస్తక మహోత్సవాలు జరపాలి, దాంతోపాటు ఇంకో కొత్త నిర్ణయాన్ని కూడా నేను ప్రకటిస్తాను, మంత్రివర్గంతో చర్చించి అన్నాడు। అదేంటో సాంస్కృతిక విభాగము, గ్రంథాలయము, ఈ రెండింటిని కానీ కలిసి సమన్వయం చేసి సమ్మిళితం చేస్తే తగిన నిధులు, తగిన విధులు, ఆ విధులు నిర్వర్తించే అధికారులు కూడా వస్తారు। కాబట్టి అది కూడా ఒక మంచి బాట అని చెప్పి అనుకుంటున్నా। మన భాషను పరిరక్షించుకోవడానికి, మన సంస్కృతిని పరిరక్షించుకోవడానికి, మన చరిత్రను మన పిల్లలకు తెలియజేయడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది। ఆ పని ముఖ్యమంత్రి గారు చేపట్టడం చాలా సంతోషం। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने पुस्तक मेले में लगे स्टॉल भी देखे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, विजयवाड़ा। मेघालय में कांग्रेस को एक बार फिर झटका लगा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री रहे ए.एल. हेग आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पीटीआई के हवाले से मेघालय बीजेपी के अध्यक्ष शिबुन लिंगदो ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि हेग समेत 4 विधायक आज गोल्फ लिंक ग्राउंड में होने वाली बीजेपी की रैली में पार्टी में शामिल होंगे। पिछले ही हफ्ते मेघालय की सत्तारूढ़ कांग्रेस के 5 विधायकों समेत 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया है। अगले कुछ महीनों में मेघालय में असेंबली चुनाव होने वाले हैं। सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 के विरोध में आज डॉक्टर दिन भर की हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। हड़ताल के चलते सुबह से अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर ओपीडी और दूसरी सेवाओं पर असर दिख रहा है। आईएमए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की जगह नई इकाई बनाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि विधेयक में चिकित्सा पेशेवरों को नौकरशाही के प्रति जवाबदेह बनाकर उनके कामकाज पर असर डालेगा। विधेयक में प्रस्ताव है कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी समेत दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा में ग्रेजुएट ब्रिज कोर्स के बाद एलोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा विधेयक का मकसद चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। और खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, महान शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रभाषा हिंदी के सेवक। 30 दिसंबर 1887 को गुजरात के भड़ोच में हुआ था जन्म।
संस्कृत के भी थे प्रकांड विद्वान। 20 साल तक संस्कृत विश्व परिषद के रहे अध्यक्ष। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी स्वीकार की। गुजराती साहित्य परिषद की स्थापना और 10 बरस तक उसकी अध्यक्षता। 31 साल तक भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष। 1952 में बने थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अनेक पुस्तकों के लेखक। जय सोमनाथ सर्वाधिक चर्चित उपन्यास। 8 फरवरी 1971 को देहावसान। नवंबर में अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टरों की वृद्धि दर 6.8% रही। इसमें रिफाइनरी, सीमेंट और स्टील क्षेत्र का प्रदर्शन शानदार रहा। नवंबर 2016 में इनकी विकास दर महज 3.2% थी। सालाना आधार पर रिफाइनरी उत्पाद 8.2%, स्टील क्षेत्र 16.6% और सीमेंट क्षेत्र 17.3% की दर से बढ़े। हालांकि कोयला क्षेत्र की वृद्धि दर नेगेटिव रही। इसका असर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में भी दिखेगा। भारतीय स्टेट बैंक ने नए साल पर ग्राहकों को तोहफा दिया है। SBI ने ब्याज दरों में 0.30% की कटौती की है। बैंक की तरफ से हुई इस कटौती का सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। SBI ने बेस रेट ब्याज दरों में 1 जनवरी 2018 से कटौती कर दी है और ये 8.95% से घटकर 8.65% पर आ गया है। इसी के साथ बैंक के बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में भी कमी की गई है, जो 13.70% से घटकर 13.40% सालाना हो गई है। इन बदलावों के बीच बैंक ने MCLR में कोई बदलाव नहीं किया है। ब्याज दरों में कटौती का बैंक के 80 लाख ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने डेबिट कार्ड, भीम ऐप और अन्य पेमेंट गेटवे से 2000 रुपए तक के लेन देन पर सभी चार्ज 1 जनवरी से हटा दिए हैं। लेन देन पर MDR शुल्क का बोझ सरकार द्वारा उठाने के प्रस्ताव को सहमति दी गई थी। 2 साल तक MDR का बोझ सरकार उठाएगी और बैंकों को इसका भुगतान करेगी। सरकार पर 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ आएगा। बाद मौसम की देश के कई इलाकों में ठंड और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में आज सुबह धुंध छाई रही। इससे यातायात पर बुरा असर पड़ा है। वहीं पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। शीतलहर की चपेट भारत के ज्यादातर इलाके, दिल्ली में पारा 6 डिग्री के नीचे रहा है। कोहरे के चलते सड़क, रेल और वायु यातायात बाधित है। 6 उड़ानें और 21 ट्रेनें रद्द कर दी गई। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर पारा 0 से भी नीचे चला गया है। श्रीनगर में नए साल की रात इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही और पारा -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लेह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 0 से 14.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। लद्दाख में भी तापमान 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। शीतलहर का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी ज्यादातर स्थानों पर ठंड का प्रकोप जारी है। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के दौरान अब तक 13 लोगों की मौत हो गई है। बीते 5 दिनों में ईरान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी शुरुआत मशहद से हुई, लेकिन भ्रष्टाचार, महंगाई और दूसरे मुद्दों को लेकर धीरे धीरे कई शहरों में लोग सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
सरकारी टीवी के मुताबिक कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और सैन्य शिविरों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें विफल कर दिया गया। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा कि ईरान में इस बात को लेकर गुस्सा बढ़ रहा है कि उनका पैसा आतंकवादियों पर खर्च किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने माना कि आर्थिक वजहों से लोगों में गुस्सा जायज़ है, लेकिन ये भी कहा कि हिंसक विरोध प्रदर्शनों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। من از همه مقامات امنیتی نیروی پلیس که رفتارشون با مردم رفتار خشونت آمیزی نبوده میخوام شکیبایی خودشون رو حفظ بکنن. نگذاریم یه وقتی کسی صدمه ببینه. बात खेलों की। विदर्भ पहली बार रणजी ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुआ है। इंदौर में कल खेले गए फाइनल मुकाबले में विदर्भ ने दिल्ली को 9 विकेट से हरा दिया। विदर्भ की टीम ने दिल्ली को पहली पारी में 295 रन पर ढेर कर दिया। इसके बाद विदर्भ की टीम ने पहली पारी में 547 रन बनाए। जवाब में मैच दिन दूसरी पारी में दिल्ली की टीम 280 रन ही बना सकी और विदर्भ को 29 रन का आसान लक्ष्य मिला। विदर्भ ने 1 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। विदर्भ की तरफ से रजनीश गुरबानी ने हैट्रिक समेत कुल 8 विकेट झटके। इसके अलावा आकाश वाडकर ने विदर्भ के लिए बेहतरीन खेल दिखाते हुए 133 रन बनाए। Waited for the loose deliveries, had good temperament, good shot selection. It's quite adventurous. वहीं पुणे में हो रहे टाटा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने जगह बना ली है। रामनाथन ने जगह बनाई है और रामकुमार ने काबल्स बेना को मात देकर ये जगह बनाई। दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी मारिन सिलिच से अब उनकी अगली भिड़ंत होगी। और नए साल पर राज्यसभा की ओर से जारी हो रहा 2018 का कैलेंडर खास है। इस बार इसमें संसद को संबोधित करने वाले 12 शीर्ष विश्व नेताओं को शामिल किया गया है। अभी तक उच्च सदन की ओर से जारी कैलेंडर की थीम भारत के पक्षी, बाग या जंगली फूलों के साथ संसद भवन में होने वाले विभिन्न आयोजन होते रहे हैं। राज्यसभा की ओर से जारी हो रहा 2018 का कैलेंडर कई मायनों में खास है। इसमें विश्व इतिहास में अमिट छाप छोड़ने वाले 1 दर्जन उन शीर्ष नेताओं को जगह दी गई है जिन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया। राज्यसभा के महासचिव देशदीपक वर्मा ने परंपरागत थीम से परे इस बार का कैलेंडर नए विचार पर आधारित रखकर बनवाने का निर्देश दिया। इनमें जनवरी माह में नवंबर 1955 में संसद को संबोधित करने वाले सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष NS ख्रुश्चेव की तस्वीर है, जबकि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा की भी तस्वीर है। ओबामा ने नवंबर 2010 में संसद को संबोधित किया था। इन विश्व नेताओं का भाषण जिस केंद्रीय कक्ष में हुआ उसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। यहीं 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भारतीय संविधान की रचना को संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक इसी कक्ष में बैठकें की। यहीं भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण और चुनिंदा विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का संबोधन भी होता है। राज्यसभा के कैलेंडर में शामिल 12 नेता 8 राष्ट्रों के प्रमुख रहे हैं। इनमें शामिल हैं 1955 में NS ख्रुश्चेव जो कि सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष थे। 1959 में आइजनहावर जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1967 में केनेथ डेविड कोंडा जो कि जाम्बिया के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1978 में मोहम्मद दाऊद खान जो कि अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 1981 में मार्गरेट थैचर जो कि ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। 1982 में फ्रैंकोइस मित्तेरां जो कि फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। इसके अलावा 1979 में मैल्कम फ्रेजर जो कि ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। 1990 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री कोशिकी कैपू। 1995 में ईरान गणराज्य के तत्कालीन राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी। साल 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन। साल 2000 में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर वी पुतिन और 2010 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल हैं।
राज्यसभा के 2017 के कैलेंडर की थीम संसद भवन में भित्ति चित्रों पर आधारित रही। वहीं 1999 से लोकसभा के कैलेंडर की थीम संसद भवन तथा बेहतरीन संसद विदों पर आधारित रही है। लोकसभा के कैलेंडर 2018 की थीम संसद भवन के गुंबद, मेहराब और कक्षों के वृत्त लेखों पर आधारित है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पिछले सप्ताह लोकसभा कैलेंडर का लोकार्पण किया था, लेकिन संसद के कैलेंडरों के इतिहास में राज्यसभा का ये कैलेंडर एक खास जगह बनाने जा रहा है। संसदीय डेस्क, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एक बार में 3 तलाक को अपराध बनाने वाला ऐतिहासिक विधेयक आज राज्यसभा के एजेंडे में। सरकार की सभी दलों से सहयोग की अपील। कांग्रेस लेगी विपक्षी दलों की राय। लोकसभा से पारित हो चुका है बिल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सख्ती के बाद हरकत में आया पाकिस्तान। आतंकी हाफिज सईद के 2 संगठनों के चंदा लेने पर लगाई रोक। पाकिस्तान को लेकर सही साबित हुआ भारत का रवैया। नए साल में ग्राहकों के लिए राहत की खबर। डेबिट कार्ड और भीम ऐप से 2000 रुपए तक भुगतान पर छूट लागू। एसबीआई ने होम लोन घटाकर 8.95% से किया 8.65%। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके। दिल्ली में पारा 6 डिग्री के नीचे। कोहरे के चलते सड़क, रेल और वायु यातायात बाधित। 6 उड़ानें और 21 ट्रेनें रद्द। विदर्भ ने पहली बार जीती रणजी ट्रॉफी। फाइनल में दिल्ली को 9 विकेट से हराया। टाटा ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में रामकुमार रामनाथन, दुनिया के नंबर 6 खिलाड़ी मार्विन सिलिच से होगी भिड़ंत। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।